हेलो दोस्तों, आप हो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको एक बहुत नई अपडेट बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में व्यक्तिक सहायक के पद पर होगी। इसमें किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या इसमें डेट्स वगैरह हैं, लास्ट डेट या अप्लाई करने की या फिर अपने फॉर्म को सही करने की, या उसके अलावा क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या पे स्केल है, किस कैटेगरी की जॉब है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, ये सारे अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, तो उसके माध्यम से हाई कोर्ट में ये 11 पोस्ट फिलअप होनी है। ये 11 पदों के लिए है और इन 11 पदों में भी कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं वो बढ़ या घट रही हैं। तो टोटल 11 सीटें हैं। तो उसमें कुछ सपोज़ जनरल कैटेगरी को ज़्यादा सीटें हैं और रिज़र्व कैटेगरी को थोड़ी कम है, तो वो एज़ पर डिवाइडेशन के हिसाब से हैं। और ये हो सकता है आने वाले समय में ये जो सीटें हैं 11 सीटें ये बढ़ भी सकती हैं या फिर कम भी हो सकती हैं। अब इसमें सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं कि इसमें जो इनका न्यूज़ पब्लिकेशन हुआ था, जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, वो 25 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म आप जो भर सकते हैं, पूरा कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं फ़ीस के साथ, वो है 14 जनवरी 2026 तक रात में लगभग 12 बजे तक। तो आप ये मत समझिए कि अगर 12 बजे तक है तो आप ठीक 14 तारीख को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आप सारी चीज़ें कर लेंगे सेम डे, क्योंकि कई बार सर्वर का इतना ज़्यादा इशू आता है कि आप लास्ट डे ये सोचते हैं कि अब आप फॉर्म भर लेंगे लेकिन आप नहीं भर पाते हैं। तो आप इस चीज़ का रिस्क मत लीजिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको टाइमली भरिए। जैसी नोटिफिकेशन आ रहा है आप सारी चीज़ों को देख कर समझ कर उसको इमीडिएटली अप्लाई करिए। कई बार क्या होता है, कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है, या कई बार कुछ ऐसे आप सभी लोगों के या हमारे सबके ऐसे कुछ पर्सनल काम आ जाते हैं कि हम टाइम नहीं दे पाते हैं और ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपका नोटिफिकेशन आए और जैसी ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो तो उसको टाइमली फिलअप करिए, ताकि समय रिस्क से आप बच सकें। ठीक है। और ये मैंने देखिए मेंशन भी किया है आपको कि अंतिम तिथि की परीक्षा का जो है ना, वेट मत कीजिए कभी भी, क्योंकि क्या है कि ये तो आएगी आएगी, लेकिन अगर हो सकता है सर्वर नहीं चलेगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हमेशा मतलब एक पॉइंट वाइज रखिए अपने डैशबोर्ड पे लगाकर, अपने स्टडी टेबल पे, कि कभी भी लास्ट डेट का वेट आपको कर रही नहीं है। आपको हमेशा लास्ट डेट से लगभग 5 या 6 दिन पहले आपको अपना फॉर्म भर लेना है। इसके अलावा आयोग ने एक नया अपडेट और दिया है कि सपोज़ कीजिए कि अगर आपने फॉर्म अपना फिलअप कर दिया और आपको लगता है कि आपका नाम या कोई एड्रेस या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत मैंडेटरी है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं, तो एक विंडो 20 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक ओपन रहेगा, जिसमें कि आप अपना किसी भी प्रकार का अपडेशन कर सकते हैं। अब इसमें क्या वैकेंसी है, किस विभाग की है, उसमें क्या पद का स्वरूप है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो विभाग है, ये वैकेंसी निकाली गई है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के लिए। और ये जो वैकेंसी का जो कैटेगरी है वो समूह गा कैटेगरी है, अराजपत्रित जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि जो अपर क्लास होती है वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। तो ये बेसिकली समूह गा की भर्ती है। इसमें जो वेतनमान है वो आपका जो वेतन आयोग होता है उसमें 8 स्तर का वेतन आयोग है। इसमें इसमें आपको 47,600 से 1,51,100 रुपये के बीच में मिलेगी। वो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग सेपरेट होती हैं, तो वो एक कंपाइलेशन में आपको बता रहा हूँ। ये आपको तब ज़्यादा पता लगेगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो अभी आप ये मान लीजिए मोटे मोटे तौर पे कि आपको 8 पे कमीशन के हिसाब से मानदेय मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पर पदों की संख्या ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो रखी है कि टोटल 11 पद हैं, और 11 पद में भी कई बार कुछ पद बढ़ भी सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, क्योंकि आपको केवल सिलेक्शन एक सीट पे लेना है, और एक सीट ही आपको जॉब दिला सकती है। तो आप 10 सीटें हैं, 12 सीटें हैं, या बढ़ेंगी या घटेंगी, इस चीज़ को माइंड में मेकअप करना ही नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना है और अपनी प्रिपरेशन रेडी रखनी है। ये देखिए, जैसे कि ये अराजपत्रित वैकेंसी है, पद का जो स्वरूप है। अब वैकेंसी में जो सीटें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से सीटों का डिवाइडेशन किया गया है। तो इसमें अनारक्षित के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 4 सीटें हैं, एससी के लिए 3 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 3 सीटें हैं। और इसका जो विस्तृत मैप है वो ये आपके सामने है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हर जगह सीटें डिवाइड हो रही हैं। ओबीसी, आरक्षित, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर जाति के लोग। तो मतलब अब ये मान लीजिए कि कंपटीशन टफ है, लेकिन प्रिपरेशन भी आप ही को करनी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर आप सपोज कीजिए रिजर्व कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी है, और एक वैकेंसी के लिए आपको फाइट करना है। उसी प्रकार से अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर 4 सीटें हैं। तो अब मतलब आपको आपका एक माइंड मैप क्लियर होना चाहिए कि अगर 4 सीटें हैं तो मुझे उसमें क्वालिफाई करना है। अगर अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं और उसमें 3 सीटें हैं तो मुझे उस हिसाब से करना है। तो ये सब चीज़ों का माइंड मैप आपके दिमाग में होगा, तभी आप चीज़ों को ईजिली टैकल कर पाएंगे, और फिर सिलेक्शन पाने की जो संभावना है वो और बढ़ जाएगी। अब इसमें हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा के लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन से मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, ये सारी क्वालिफ़िकेशन। उसके अलावा आपको कंप्यूटर में स्किल्ड होना चाहिए। आपको अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए, 40 शब्द प्रति मिनट, जो लगभग एक एवरेज स्पीड होती है। और इसमें आपको टाइपिंग के साथ साथ शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए, क्योंकि ये एक असिस्टेंट की पोस्ट है जो बहुत सारे उच्च न्यायालय के दिए जाने वाले दायित्वों का निर्वहन करेगा। तो एक मल्टीटास्किंग एक एग्जीक्यूटिव रहेगा। तो शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम एज के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एज का पैरामीटर है वो सेम वैसे ही है जैसे दूसरी परीक्षाएं आयोग कराता है, कि मिनिमम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष। ये जो आयु की गणना है ये एक सामान्य जाति के विद्यार्थी के आधार पर है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको एज में थोड़ा सी रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 साल का, या फिर जो विकलांग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड विद्यार्थी हैं, उनको लगभग 10 साल का टाइमिंग मिल जाती है अपनी एज को वेरी कराने के लिए। और इसमें आयु की जो गणना है वो आपकी 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। तो आप इस चीज़ की कैलकुलेशन कर लीजिए। सपोज करिए ऐसे स्टूडेंट जो भी इंटर करके या इंटर के बाद सीधा ग्रेजुएशन करके निकले हैं, तो वो उनकी एज 21 साल के आसपास हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर ऐसे विद्यार्थी जो काफ़ी समय से जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी कर रहे थे, तो अगर उनकी 42 साल से ज़्यादा हो रही है, तो ये जो एज कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2025 से आप अपने कर लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, अगर आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप उसको आगे कर पाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उसमें आपको
किसी भी संस्थान से हाई स्कूल इंटर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी स्थायी प्रमाण पत्र तो यहाँ पर मैंडेटरी है, क्योंकि ये राज्य लेवल की सेवा है, परीक्षा है, तो इसमें स्थायी प्रमाण पत्र या अगर आप किसी संबंधित आरक्षित सीट के लिए दावा करते हैं तो आपको उससे संबंधित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अब इसमें इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरीके का है उस पर बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो पहला चरण है वो है अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट। इसमें सबसे पहले अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट होगा। अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट करने के बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको एक दूसरे टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जो इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो अंतिम परीक्षा है लिखित परीक्षा। यह लिखित परीक्षा उन्हीं लोगों को देने का अवसर मिलेगा जो लोग ऑलरेडी ये दोनों एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको ना ये मिलेगी शॉर्ट हैंड परीक्षा देने को मिलेगी, ना ही लिखित परीक्षा देने को मिलेगी। तो आपको सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्वालिफाई करना है, तभी आप फाइनल राउंड में पहुंच पाएंगे। अन्यथा आप या तो अगर आपकी टाइपिंग ठीक नहीं होगी तो पहले चरण में ही आप बाहर हो जाएंगे, या फिर आपका अगर शॉर्ट हैंड सही नहीं होगा तो दूसरे चरण में बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए अपनी तैयारी को उसी आधार पे बना प्रिपरेशन करके चलिए कि आपको सारी चीज़ें पता हैं। अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता होगा तो आप केवल लर्न करेंगे, याद करेंगे, या हो सकता है रिटर्न में आप बहुत अच्छे मार्क्स पा जाएं, लेकिन अगर आप इंग्लिश टाइपिंग या शॉर्ट हैंड नहीं कर पाएंगे तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे कि आप क्वालिफाई कर पाएँ। और सबसे अंतिम जो ये तीनों चरणों को पूरा कर लेंगे तो एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट हैंड के बारे में मैंने बता रखा है कि जो टाइपिंग को स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कितनी वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड का तरीका है वो किस तरीके से होना चाहिए, कितने वर्ड पर मिनट होने चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में। उसके अलावा जो माइनस मार्किंग होगी, इसमें भी माइनस मार्किंग होगी कि आपकी माइनस मार्किंग आप कितने मिस्टेक कर रहे हैं या फिर कितने वर्ड गलत कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आपके माइनस मार्क कटेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लिखित परीक्षा का ये कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न है कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम आते हैं। जैसे नॉर्मली आयोग दूसरे एग्ज़ाम भी कराता है तो उनका भी एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इसी तरीके का होता है, जिसमें भारतीय इतिहास, उत्तराखंड का ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, समसामयिक फैसले, समसामयिक मामले का मतलब करंट अफेयर हो गया। वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, आपका संविधान से रिलेटेड हो सकता है, किसी प्रकार का अमेंडमेंट हो सकता है, या फिर विज्ञान से रिलेटेड, या फिर उत्तराखंड में कोई नई योजना आई है, नई कोई नीति लागू की गई है, या फिर किसी प्रकार का ऐसा परिवर्तन जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो इस प्रकार की करंट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। उसके अलावा एक पेपर अंग्रेजी का होता है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कुछ शब्द पर्यांश, पर्यायवाची विलोम आदि, या व्याकरण, या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, या अंग्रेजी का सार लेखन, ये सारी चीज़ें, मतलब ये वही पैटर्न है जो बेसिकली दूसरे एग्ज़ाम होते हैं आयोग के, उनमें दिया जाता है। तो आप सभी लोग इससे वैसे अवेयर होंगे। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर आप गलत करते हैं तो आपको 1/4 का अंक काटा जाता है। तो कभी भी तुक्केबाजी मत कीजिए। अगर आपको आता है तभी आप करिए, अदरवाइज़ उस क्वेश्चन को छोड़िए। क्योंकि अगर आप उसको सही करने के अटैम्प्ट में अगर आपको आता ही नहीं है और आपने अटैम्प्ट कर लिया और अगर वो गलत हो गया तो आपने जो सही क्वेश्चन किए हैं उनमें से भी आप माइनस में जाएंगे। और यहाँ पर एक एक सीट का इतना बड़ा चैलेंज है कि अब ये मान लीजिए कि अब रिजर्व कैटेगरी में केवल एक सीट है, तो अगर आपको नॉलेज है तभी आप अटैम्प्ट कीजिए, अगर नहीं है नॉलेज तो उसको विड्रॉ कीजिए, उसको छोड़िए। एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि हाँ मैंने तो गलत अटैम्प्ट नहीं किया जिसकी वजह से मेरी माइनस मार्किंग बढ़ी या मेरी रैंक डाउन हो गई। ये कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग पैरामीटर दे रखे हैं। 40% जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35%। अगर इतने मार्क्स आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाइंग
जो इनका पैरामीटर होता है, एक बेस होता है, उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें और इसको क्वालिफाई करें। उसके बाद अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो इसमें फ़ीस के बारे में बताया गया है कि रिज़र्व कैटेगरी को 150 रुपये की फ़ीस देनी है और जनरल कैटेगरी को, हाँ, जनरल कैटेगरी को 150 की देनी है और जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उत्तराखंड के SC और ST के, उनको 60 रुपये देनी है। ये प्रोसेसिंग शुल्क जो होता है ये ऑनलाइन चार्जेस होते हैं, तो ये दोनों ऐड करके फिर यहाँ पर फाइनल फ़ीस आपकी डिडक्ट होती है, जो ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट्स कार्ड से या फिर UPI से आप कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपने बाई चांस सब पेमेंट कर दिया है और अगर आपको लगता है कि मैंने को एग्ज़ाम ये नहीं देना था या मेरी प्रिपरेशन कम है या फिर मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ जो आयोग द्वारा अभी आयोजित किया जाएगा, तो आपकी फ़ीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। तो सभी लोग माइंड मेकअप करके ही इसको अप्लाई करें। बाद में ऐसा ना हो कि फिर आपको लगे कि आपने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या इसके अपडेट हैं, वो सारा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपको सीधा साइट पे लॉगिन करना है। वेबसाइट मैंने आपको मेंशन कर दी है, मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा। वहाँ पर जैसे यूजुअली आप दूसरे फॉर्म अप्लाई करते हैं कि रजिस्टर करेंगे सबसे पहले अपनी यूज़र क्रेडेंशियल से, और जब उससे आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको जो यूज़र ID पासवर्ड होता है आपके फ़ोन पे या आपके ईमेल पे आ जाता है, और उसकी मदद से आप पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी सभी शैक्षणिक जानकारियों को डालकर उसमें अपना फॉर्म कंप्लीट करते हैं। अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं और लास्ट में रिव्यू करते हैं। रिव्यू मतलब कि आपने कोई मिस्टेक गलत तो नहीं कर दी, कोई गलती तो नहीं कर दी, कुछ अगर गलती हुई है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये फाइनल प्रोसेस होता है। इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है जो बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप इस स्टेज पे आकर अपने एक एक मिस्टेक को सुधार लें, क्योंकि इसके बाद कई बार आपको ध्यान नहीं रहेगा, वो लास्ट डेट निकल जाएगी तो फिर आपका फॉर्म बाय मिस्टेकली गलत भर जाएगा और उस पर फिर आप किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकते कि हमने गलत फॉर्म भर दिया। तो आपके पास समय है, टाइम रहता है, तो आप इसको इसी स्टेज पे ही सब कुछ सही करिए और लास्ट में आप सीधा फॉर्म को सबमिट करते हैं और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। इसमें कुछ विभाग ने सर्कुलर जारी किए हैं कि अगर आप पहली बात तो अपने आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, आपकी आयु से रिलेटेड, आपके आरक्षण से रिलेटेड, वो सारे वैलिड होने चाहिए। अगर वैलिड नहीं होते हैं, किसी प्रकार की कोई एडिटिंग या कोई ऐसी मिस एक्टिविटी होती है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कभी भी आप अप्लाई कर रहे हैं कोई भी फॉर्म को, तो आप ये जान लीजिए कि आप उसको एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए आपकी एज ज़्यादा हो गई है, सपोज़ कीजिए कि आप के पास रिज़र्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उस कैटेगरी में अप्लाई करें, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करिए। और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, लाइक शिक्षा के हो गए या फिर आरक्षण के हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट 14 जनवरी 2026 तक वैध होने चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। प्रवेश पत्र कुछ निश्चित समय अवधि बाद आपके पास आ ही जाएगा, जिसको आप पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे और फिर एग्ज़ाम में सीधा अपीयर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे नए बच्चे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लिए और क्या कहते हैं, हो सकता है इसको कहीं पोस्ट करना पड़े या भेजना पड़े जैसे पहले होता था। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बाई मिस्टेकली आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी अपनी ईमेल आईडी पे, अपने व्हाट्सएप पे या किसी ऐसे फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं जहाँ पर आपको इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी किसी ऑफिस में नहीं सबमिट होता है, इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये सारी डिटेल एक बार मैंने फिर से मेंशन करी है कि पद क्या है आपका, व्यक्तित्व सहायक उत्तराखंड उच्च न्यायालय
इसमें पदों की जो कुल रिक्तियाँ हैं वो 11 हैं। इसमें पहले आपको टाइपिंग शॉर्ट हैंड देना है और उसके बाद रिटर्न होगा। इसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 14 जनवरी 2016 है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं, और उसके अलावा आप सीधा बहुत सारी जो दूसरी साइटें हैं जिन पे इसकी PDF अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, इशू है, या कोई भी ऐसा आपको एक करियर काउंसलिंग चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कीजिए, मैं आपको 1-to-1 रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।